गुड मॉर्निंग। ये क्लास 10 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 10th में इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट किया है और इसमें तुम्हें बायट-सावर्ट्स लॉ बता दिया, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट बता दिया और मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ये भी बता दिया गया। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पर फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक फॉर्मूला बताया था। अब ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डेरिवेशन मैंने नहीं बताया आपको, इसलिए आपको ये डायग्राम के साथ याद रखना पड़ेगा। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से, मान लो एक एंगल यहाँ पर ऐसे है और एक इसके इस वाले एंड से एक एंगल और इस वाले एंड से एक एंगल, if this angle is θ1 this angle is θ2, ये सेपरेशन साइड दी दिया था मैंने। तो फॉर्मूला, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण पॉइंट P पर जो फील्ड बनता है, पॉइंट P पर जो फील्ड बनता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई sin θ1 प्लस sin θ2, ये फॉर्मूला है। मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला यूज करेंगे और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल, ये अपने को क्या करना है, डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको ग्रैब करना है। अब उसको ग्रैब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेन से अंदर जाना पड़ेगा, फिर प्लेन से बाहर जाना पड़ेगा। या आप ऐसा करो, थंब को प्लेस कर दो करंट के डायरेक्शन में और ये जो कर्लिंग फिंगर्स होंगे, ये जो घूमती हुई उंगलियां होंगे, वो क्या होंगे, तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होंगे। तो अगर थंब को ऐसे प्लेस किया तो कर्लिंग फिंगर ऐसे अंदर जा रही है क्या, अगर कर्लिंग फिंगर ऐसे अंदर जा रही है तो P पर जो फील्ड का डायरेक्शन है वो है क्रॉस। क्रॉस का मतलब तुमसे दूर मतलब प्लेन के अंदर जा रहा है। तो इतना आपको याद रखना है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। अब इसमें मैंने क्या बोला था कि अगर ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट हो जाए, इस तरह का स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट हो जाए और फिर से अपने को बी सेपरेशन के P पॉइंट पर अगर फील्ड कैलकुलेट करना होता है तो उस केस में फील्ड का फॉर्मूला क्या बना था, उस केस में फील्ड का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई टाइम्स ऑफ d। इस तरह से फॉर्मूला आया था ना, बात समझ में आया। कभी-कभी क्या करते हैं ना, वो आपसे फील्ड यहां पे पूछ लेंगे इस वाले पॉइंट पे ऐसे। मान लो पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट का नाम है कुछ तो ले लेते हैं S। आपसे पूछा गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट S। अब S पॉइंट पर जो फील्ड होगा उसका वैल्यू होता है 0। क्यों सर 0 क्यों हो गया, S पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो देखो यहां पर ये जो D है, D का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मैं S पे कैलकुलेट करूं तो D का वैल्यू तो 0 हो गया ना, नहीं D का वैल्यू 0 नहीं, एंगल्स के टर्म्स में देखेंगे उसको। अगर मैं बात करूं S वाले पॉइंट पर, तो S वाले पॉइंट पर एक एंगल इस वाले एक्सट्रीम से देखना होता है और एक एंगल इस वाले एक्सट्रीम से देखना होता है। अगर इस वाले एक्सट्रीम से देखोगे एंगल तो ये एंगल 180 डिग्री का दिख रहा है और इस वाले एक्सट्रीम से देखोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा समझ लो कि एक से 0 फॉर्म होता होगा और एक से 180। सर इसमें नहीं पता चला, इसमें देखो मान लो यहाँ पे पॉइंट S है। अब इसमें से अगर तुम एंगल देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो कोई एंगल सबटेंड कर पा रहा है क्या, नहीं। एंगल तो तब सबटेंड कर पाता जब वो कुछ दूर में होता। यहाँ पर ये कोई एंगल नहीं सबटेंड कर पा रहा है और ये भी कोई एंगल सबटेंड नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर 0 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करो, sin 0 प्लस sin 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या सिंपल आप क्या करना, आपको ये याद रख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड on the axis of a straight current carrying conductor, straight current carrying conductor is 0। ये हमेशा याद रखेंगे। अगर एक स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर है, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, आपको किसी ऐसे पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए जो उसके एक्सिस पे रखा है। एक्सिस मतलब एक इमेजिनरी लाइन जो उससे पास होता होगा,
तो इसके एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर हो जाए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? अभी एंगल देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये एंगल 0 सबटेंड करता है, ये एंगल 180 डिग्री सबटेंड करता है, तो sin 0 का वैल्यू भी 0 है, sin 180 का वैल्यू भी 0 है, तो 0 + 0 0 हो जाता है, तो फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आपको बस ऐसा याद रख लेना कि कभी भी अगर मुझे ऐसा बोला गया है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके एक्सिस पे मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है, उसके एक्सिस पे अगर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है तो फील्ड का वैल्यू वहां पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। आपको ये याद रखना है। ये पूरा डायग्राम जो है वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो ये पूरा डायग्राम जो है वो पिछले लेक्चर का क्या है, सार है, या पिछले लेक्चर का क्या है, कैप्सूल है। ये कैप्सूल खा लिया अगर, तो फिर आगे देखना स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा ना, हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना सीख लिया है। अब क्या करेंगे, कंडक्टर को घुमा देंगे, कंडक्टर को घुमा देंगे या ऐसा बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। नेक्स्ट में हेडिंग क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वो कैलकुलेट करना है। फिर से डेरिवेशन वगैरह तो नहीं बताऊंगा तुम्हें, डेरिवेशन तुम्हारे कोई काम का नहीं है, तुमको बस एंड रिजल्ट याद रखना है। एंड रिजल्ट जो होगा वो अपने को याद रखना है, उसी का अपने को मतलब है, उसी से अपने को काम है। अब हमने क्या बोला कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लेना है अपने को, इस तरह से ले लेते हैं। एक ऐसा सर्कुलर लूप है, ऐसे रखा हुआ है लूप, ठीक है, चूड़ी मान लो, लूप मान लो, ऐसा है, ये सर्कुलर वायर है। अब ये जो सर्कुलर लूप है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे 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 प्यार से करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना इस बात, ये सर्कुलर लूप का बहुत ही छोटा सा हिस्सा, ये सर्कुलर लूप का एक बहुत ही छोटा हिस्सा, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है क्या? अगर मैं बोल रहा हूं कि ये सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप का वो क्या कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है, और ऐसा मान लो ये जो लूप है ना, लूप का रेडियस कितना है, कुछ तो कैपिटल आर का है। अब इस सर्कुलर लूप का एक बहुत छोटा हिस्सा, बहुत छोटा मतलब सर इतना छोटा है ना कि दिख भी नहीं रहा, अपने सोच से कहीं ज्यादा छोटा, ऐसा है। अब इस छोटे से करंट, अब इस छोटे से करंट एलिमेंट, अब मैं अगर मैं बोल रहा हूं इसका लेंथ बहुत छोटा है, उसको मैं करंट एलिमेंट बोल दूंगा ना, एलिमेंट जिसमें करंट पास होता है उसको करंट एलिमेंट बोलते हैं, बायो सावर्ट्स लॉ में देखा था। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसा सेक्शन है, ये बहुत छोटा करंट एलिमेंट है, अब ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण अगर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना होता है, कभी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अगर मुझे कभी भी फील्ड कैलकुलेट करना होता है, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस कैसे बनते हैं, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस बनेंगे वो इस तरह से कंसेंट्रिक लूप बनते हैं क्या, ऐसे कंसेंट्रिक लूप बनते हैं क्या? जैसे यहाँ पर अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एक्सपेरिमेंट आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, करंट कैरिंग कंडक्टर लेना और उसको इस तरह से कार्डबोर्ड में प्लेस कर देना। एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ क्या है। एक कार्डबोर्ड है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर आया और ऐसे बाहर चला गया, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, आया और बाहर चला गया। मान लो करंट जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और अभी क्या ना बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ये बैटरी है, यहाँ कहीं पर स्विच होगा, इस तरह से एक सर्किट है, सिंपल सा सर्किट है और कुछ है नहीं, ज्यादा तामझाम मैंने नहीं रखा सर्किट में, सिंपल सा सर्किट है। स्टार्टिंग में सर्किट क्या है, ओपन है, तो यहाँ पर क्या कर दो, आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स मतलब वो छोटे छोटे आयरन जो होंगे वो, यहाँ पर मैंने आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर दिया, आयरन फिलिंग्स। अभी आयरन फिलिंग्स ये नहीं कि ये सब मोमोज का फिलिंग है क्या, नहीं, आयरन फिलिंग मतलब आयरन के चूरे हैं, आयरन का पाउडर एक तरह से। अब ये आयरन फिलिंग्स मैंने ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर दिया। अब यहाँ पे आप जादू देखोगे, जादू क्या देखोगे, आपने जैसे ही स्विच को क्लोज किया, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे आप ये देखोगे कि ये जो आयरन फिलिंग्स थे, ये जो आयरन का पाउडर था
वो खुद को अरेंज करना स्टार्ट कर रहा है। कैसे अरेंज कर रहा है? कंसेंट्रिक लूप्स में, इस तरह से। वो जो आयरन के फिलिंग्स आपने छिड़के थे ना, वो क्या कर रहा है? खुद को कंसेंट्रिक लूप्स में इस तरह से अरेंज कर रहा है। अब कंसेंट्रिक लूप्स में क्यों अरेंज कर रहा है? क्योंकि हम ये जानते हैं एक करंट कैरिंग वायर के कारण जो फील्ड लाइंस, एक करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको कैसे कैलकुलेट, राइट हैंड थंब रूल से फाइंड किया था ना। आप ऐसा समझ लो कि करंट कैरिंग वायर के कारण जो फील्ड का पैटर्न बनेगा वो ऐसे ऐसे बनेगा, मतलब ये जो आयरन फिलिंग्स होंगे वो इस तरह से ऐसे ऐसे अरेंज हो जाएंगे। इसको फील्ड लाइंस बोलेंगे आगे, अभी टेंशन मत लो। अभी बस इतना समझ लो कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे या मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कंसेंट्रिक लूप्स में। बात समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पे भी तो वैसे ही बनेगा ना, यहाँ पे वैसा बनेगा। कहीं और पर अगर मैं करंट लूप लेता, कहीं और पर अगर मैं करंट लूप लेता तो करंट लूप कहीं और अगर होता तब भी ऐसे ही लूप बनते जाते, इस तरह से करंट के लूप बनते जाते क्या हर जगह? हाँ या ना? तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो हम ऐसा मान सकते, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो हम सर्कुलर लूप को ऐसा मान सकते हैं कि बहुत सारे स्ट्रेट कंडक्टर्स को जब मैंने ज्वाइन किया होगा तो एक सर्कुलर लूप बना होगा। अब सर्कुलर लूप अगर है और वापस से अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करो, वापस से अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करो, देखो अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया ना? इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था? कार्डबोर्ड था और ये कार्डबोर्ड ऐसे है और करंट कैरिंग वायर को ऐसे रख दिया था। कैसे रखा था? बुक है मेरे पास, यहाँ पे है ना, ये मेरे पास कार्डबोर्ड है, इसमें आयरन फिलिंग स्प्रिंकल थे और मैंने करंट कैरिंग वायर को ऐसे आर पार रखा था ऐसे। तो मैंने क्या देखा था कि इसमें जो आयरन फिलिंग्स है वो ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे? कंसेंट्रिक लूप्स में अरेंज हो जा रहे थे। बात समझ में आ रहा है? और ये जस्टिफाइड भी है। जस्टिफाइड कैसे? करंट के डायरेक्शन में थंब को रखते थे और ये कर्लिंग फिंगर्स जो थे वही तो फील्ड का डायरेक्शन बताते थे ना। अब अगर फिंगर्स कर्ल करना पड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, इसका मतलब डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी ऐसे सर्कल सर्कल में दिख रहा होगा, हाँ या ना? उसको आगे जाके क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं सर्कुलर लूप के लिए। अब अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे उसके रिलेशन में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे ऐसे क्या बन रहे होंगे? सर्कुलर लूप में बन रहे होंगे, हर इंस्टेंस में सर्कुलर लूप में बन रहे होंगे। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे इस बार? सेम कार्डबोर्ड कंसीडर करो, यहां पर वापस से सेम कार्डबोर्ड कंसीडर करो और सेम कार्डबोर्ड में क्या करते हैं? सर्कुलर लूप लगाते हैं इस बार। ये इसका प्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ये जो प्लेन मेंशन है ऐसे हॉरिजॉन्टल है और यहां पर एक करंट कैरिंग लूप लगा हुआ है, ठीक है? यहां पर एक करंट कैरिंग लूप लगा हुआ है, नीचे में बैटरी होगा यहाँ पर, ठीक है? स्विच होगा एंड सो ऑन। आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे ना, आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो आयरन फिलिंग्स है वो इस तरह से अरेंज हो रहे हैं, यहाँ पर जो आयरन फिलिंग्स है वो इस तरह से अरेंज हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब जहां पर ये सेंटर बनाएगा, जहां पे ये वायर इस बोर्ड को क्रॉस कर रहा होगा, उसको सेंटर बनाते हुए वो जो आयरन फिलिंग्स होंगे वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो जाएंगे। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है सर? इससे ये पता चल रहा है कि अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो उसमें जो फील्ड होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तभी तो आयरन फिलिंग्स खुद को अरेंज कर रहे हैं। अब वो जो फील्ड प्रेजेंट है वो कैसे ढूंढेंगे? तो वो ढूंढने के लिए आप उसको ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि ये क्या होगा? ये बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स को मिला के बना हुआ है। समय को नहीं समझ में आया? सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था ये, एक्सपेरिमेंट 1 ये एक्सपेरिमेंट 2, दोनों से हमने क्या देखा कि आयरन फिलिंग्स कैसे अरेंज हो जाएंगे अगर करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट होगा या करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर लूप के जैसा होगा। अच्छा, अभी अपने को क्या करना है? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। किसका? तो वो भी बताते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट, अब मेरे को इतना तो जरूर पता है कि अगर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। हमने ये एक्सपेरिमेंट भी किया था ना, उस एक्सपेरिमेंट से मुझे ये तो समझ में आ गया कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो उसके आसपास, करंट कैरिंग लूप है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जानना है, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू
कैरिंग सर्कुलर लूप है, कॉल आ गया था, सॉरी, वापस से बता देता हूँ इसको, रिकॉर्डिंग में पॉज हो गई। अपन क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं सेंटर ऑफ द लूप में। लूप है, करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर में मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब करंट कैरिंग लूप है, मैंने ऐसा मान लिया कि जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इसका जो सेंटर है, ऐसा मान लो ये रेडियस कितना है इसका r है, इसका जो सेंटर है c, उसमें मुझे फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट, मैं किसी और पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सेंटर वाले पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। अब सेंटर वाले पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो सेंटर वाले पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। अब अपने को सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन के पीछे हम नहीं भागेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही आसान है। क्यों याद रखना आसान है सर, क्योंकि अगर तुमको स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का इनफिनाइट कंडीशन याद होगा तो उसमें म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर होता था। बस पाई वाले टर्म को डिनोमिनेटर से आप हटा दोगे तो सेम एक जैसा फॉर्मूला आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें r जो है वो इसके रेडियस के लिए है, और उस वाले फॉर्मूले में जो r आता था वो रॉड से उसका परपेंडिकुलर गैप होता था, बस इतना ही डिफरेंस है। अब म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, म्यू नॉट का वैल्यू पता है, म्यू नॉट का वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई वाली 10 पावर -7 है ना, ये मैंने शायद बताया आपको। करंट जो होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, रेडियस भी गिवन होगा अगर, तो उसके सेंटर पर लूप के, करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर फील्ड का क्या स्ट्रेंथ होगा ये बता सकते हैं क्या, तो इस तरह के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब मैग्नीट्यूड तो चलो कैलकुलेट करना आ गया, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आ गया, अब बात करते हैं डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन के लिए वापस से अपने को क्या यूज करना है, डायरेक्शन के अपने को वापस से यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम वापस से यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यूज तो करेंगे लेकिन थोड़े से चेंज के साथ। अब चेंज क्या है सर जी, यहाँ पे चेंज क्या है, अगर आपको याद हो राइट हैंड थंब रूल फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल में क्या करते थे, उसमें वायर स्ट्रेट था, वायर स्ट्रेट था तो थंब को क्या करते थे, थंब को वायर के अलोंग प्लेस करते थे, और ये जो कर्लिंग फिंगर्स होती थी वो फील्ड का डायरेक्शन बताती थी। बात समझ में आ रहा है। अभी क्या हो रहा है, करंट कैरिंग एलिमेंट खुद घूम रहा है। अब अगर करंट कैरिंग एलिमेंट खुद घूम रहा है तो इस बार जो कर्लिंग फिंगर्स होंगे ना, कर्लिंग फिंगर्स को क्या करेंगे, करंट कैरिंग लूप के डायरेक्शन में रख देंगे, और थंब जो पॉइंट करेगा वो फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। सर नहीं आया समझ में, फिर से सोचो, पहले वाले में जो राइट हैंड थंब रूल था उसमें क्या कर रहे थे, उसमें करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट था तो उसके अलावा थंब रखा था, और कर्लिंग फिंगर्स जो था, कर्लिंग फिंगर्स फील्ड का डायरेक्शन बताता था क्या। इस बार क्या हो रहा है, करंट कैरिंग वायर खुद घूम रहा है, करंट कैरिंग वायर घूम रहा है, थंब को तो ऐसे घुमा नहीं सकते ना, थंब को ऐसे थोड़ी घुमा सकते हो, तो थंब को नहीं घुमा सकते, तो इस बार क्या करेंगे, करंट कैरिंग वायर के अलोंग अपने थंब, ये कर्लिंग फिंगर्स को रखेंगे। ये जो करंट कैरिंग वायर है उसके अलावा अपन क्या करेंगे, अपने कर्लिंग फिंगर्स को रखेंगे, और इस बार थंब जो डायरेक्शन बताएगा ना वो क्या होगा, वो फील्ड का डायरेक्शन होगा। पहले वाले में जस्ट ऑपोजिट था, सेकंड वाले में उसका जस्ट उल्टा है। पहले वाले में थंब करंट के डायरेक्शन में होता था और कर्लिंग फिंगर्स फील्ड का डायरेक्शन बताता था। यहाँ पे क्या करेंगे, कर्लिंग फिंगर्स जो होंगे वो करंट के अलोंग रखेंगे, और थंब जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो अगर इस वाले केस में कोई मुझसे डायरेक्शन पूछे तो इस वाले केस में डायरेक्शन क्या करेंगे, तो कर्लिंग फिंगर्स, अब जो करंट के डायरेक्शन में घूम सकते हैं, करंट के डायरेक्शन में कौन घूम सकते हैं, जो फिंगर्स है वही घूम सकते हैं, थंब नहीं घूम सकता भाई साहब। तो कर्लिंग फिंगर्स के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को कर्ल किया, और ये जो थंब है, ये थंब क्या कर रहा है, बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है क्या। अब थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, इसका डायरेक्शन क्या है, क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी का डायरेक्शन क्या है, क्रॉस। राइट हैंड थंब रूल, सर्कुलर लूप में राइट हैंड थंब रूल में क्या लिखेंगे, करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स
करेंगे और थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये स्टेटमेंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ये स्टेटमेंट पहले वाले से अलग है। पहले वाले से क्यों अलग है? पहले वाले केस में क्या होता था? पहले वाले केस में थंब जो होता था वो करंट के डायरेक्शन में होता था और कर्लिंग फिंगर स्पीड बताता था। इस वाले केस में, सर्कुलर लूप वाले केस में, कर्लिंग फिंगर्स जो है वो करंट के डायरेक्शन के अलोंग जाएंगे और थंब जो होगा, थंब क्या करेगा, थंब जो है वो फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अब ये बहुत ही आसान है ना। अब इसमें क्या करते हैं ना, डायरेक्शन फाइंड आउट करना अपने को आ गया। मान लो अगर करंट का डायरेक्शन ये नहीं होके, करंट का डायरेक्शन अगर ये नहीं होके इस तरह से होता, क्लॉकवाइज होता, अगर करंट का डायरेक्शन ये ऐसा, अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता तो कर्लिंग फिंगर ऐसा घुमा देगा। अभी थंब प्लेन के अंदर जा रहा है, तभी डायरेक्शन उल्टा हो गया क्या? तभी बाहर आ रहा, सॉरी तभी फर्स्ट वाले केस में ये बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है तो मतलब डॉट लगाएंगे। फर्स्ट वाले केस में ये बाहर आ रहा था तो डॉट लगा दे। सेकंड वाले केस में अभी ये अंदर जा रहा है, अभी ये अंदर जा रहा है तो अभी क्या होगा, क्रॉस होगा। इससे पहले वाले केस में वो बाहर आ रहा है, फिंगर जब आप कर्ल करोगे तो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है क्या थंब? अगर फिंगर ऐसे कर्ल करोगे बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब इससे पहले वाले केस में फील्ड का जो डायरेक्शन था वो बाहर की तरफ था। बात समझ में आ रहा है? इस वाले केस में फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अंदर के डायरेक्शन में है। अब इसमें क्या बोलते हैं, आपको ऐसा बोलते हैं कि ठीक है भाई, अगर सी पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2r है, अगर सी पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू अगर म्यू नॉट आई अपॉन 2r है, मान लो मैं सी पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना चाहता हूं, ऐसा वो बोलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे। मान लो मैं चाहता हूं कि सी पॉइंट पर जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दिया जाए, तो सी पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ अगर बढ़ाना है तो क्या करेंगे, म्यू नॉट और 2, ये तो कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो या अगर आपको सी का वैल्यू इंक्रीज करना है ना, अगर आप चाहते हो कि सी का वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो करंट के डायरेक्शन को बढ़ा दो, तो करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दो, या आर का वैल्यू जो लूप का रेडियस है वो छोटा कर सकते हैं। एक और तरीका होता है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, increasing the number of turns। अब नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ाना स्टार्ट करोगे ना, एक टर्न के कारण अगर ऐसा था, दूसरे टर्न के कारण भी अगर ऐसा ही, मान लो मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ एक टर्न अगर होता, एक टर्न अगर होता तो एक टर्न के कारण, राइट हैंड अगर यूज करेंगे, राइट हैंड भी है ना, सही है। अब एक टर्न पे अगर ऐसा होता तो दूसरे वाले टर्न पे तो अंदर ही चला जाता ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसमें दो टर्न्स होते, एक टर्न के कारण फील्ड जो है, मान लो एक टर्न के कारण फील्ड जो है बी वो अंदर चला गया, दूसरे टर्न के कारण b2 अंदर ही चला जाता है। अब अगर एक जैसे लूप है तो b2 का वैल्यू b1 के बराबर हो जाएगा, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ b1 हो जाएगा क्या? हां या ना? अगर मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ एक लूप होता, अगर सिर्फ एक लूप होता, एक लूप के कारण फील्ड का डायरेक्शन अंदर जा रहा है, सेकंड वाले के कारण क्या होता, अंदर जाता। अब दोनों अगर साथ में रखे हुए हैं तो पहले वाले के कारण भी अंदर और दूसरे वाले के कारण भी अंदर, तो दोनों का डायरेक्शन अगर एक जैसा है तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे क्या? अब अगर दोनों के मैग्नीट्यूड्स ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब जो नेट फील्ड है सेंटर पे उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो अपने को यही याद रखना है, फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, फॉर्मूला है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। और अगर से आपसे पूछा जाए कि सेंटर पर जो फील्ड है उसका स्ट्रेंथ मुझे इंक्रीज करना है, सेंटर पर जो फील्ड है उसका स्ट्रेंथ मुझे इंक्रीज करना है, तो कैसे इंक्रीज किया जाएगा, या तो करंट बढ़ा दो, या लूप का रेडियस कम कर दो, या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा सी पॉइंट पर उतना ही ज्यादा फील्ड का वैल्यू होगा। अब यहां पर क्या होता है, इस वाले डायग्राम में तो चलो पूरा लूप था, याद क्या क्या रखना है, म्यू नॉट आई डिवाइड 2r,
करंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ पर क्या था, लूप पूरा पूरा है, पूरा पूरा लूप है, मतलब पूरा पूरा 2 पाई आर लेंथ घूम रहा है। कभी कभी वो क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, लूप जो होगा उसको आधा पूरा कर देंगे। जैसे आप चाहो तो ये जो व्हाइट बोर्ड रब करने का टाइम है आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। मान लो ऐसा बोल रहा हूं मैं कि अगर लूप पूरा है, अगर लूप पूरा है और सेंटर पर फील्ड का वैल्यू है v सबस्क्रिप्ट सी है, bc साथ में नहीं पढ़ेंगे, bc साथ में पढ़ेंगे, एक दूसरे को bc बोलेंगे उससे अच्छा है v सबस्क्रिप्ट सी। अगर पूरा लूप है, करंट i चल रहा है और मुझे c पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है, मान लो मैग्नीट्यूड b आया है, ठीक है, करंट i के कारण c पर जो फील्ड आया, सेंटर पे जो फील्ड आया वो भी आया। इस लूप को अगर आधा कर दिया जाए, तो लूप को आधा कर दिया जाए और आपसे बोला जा रहा है कि सी पॉइंट पर वापस से फील्ड बताओ, सेम करंट है, सेम करंट है, मैंने लूप को आधा कर दिया। अगर पूरे लूप के कारण यहाँ पर फील्ड b था, तो आधे लूप के कारण यहाँ पर फील्ड का वैल्यू b/2 है क्या, हाँ या ना। पूरे लूप के कारण अगर फील्ड वहां पर b है, b का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। पूरे लूप के कारण अगर वहां पर फील्ड का वैल्यू है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, तो आधे लूप के लिए b/2 लिखेंगे। अब अगर आधे लूप में b/2 है, एक क्वार्टर लूप अगर होता, क्वार्टर लूप मतलब जिसने 90 डिग्री फॉर्म किया होगा, अगर एक क्वार्टर लूप होगा अगर, तो क्वार्टर लूप के लिए सी पॉइंट पर फील्ड कितना हो जाएगा, b/4 हो जाएगा। चलिए तो बहुत ही आसान लग रहा है, नहीं मुश्किल कब हो जाएगा, मान लो ये क्वार्टर सेगमेंट आप ये सब समझते हैं क्या, पता नहीं समझते नहीं। ये पूरा अगर था, अगर ये पूरा ऐसे घूम रहा था, तो सेंटर पर एंगल कितना बन रहा था, 360 डिग्री का बन रहा था क्या, यहां से जाके यहां से जाके यहां से घूम के आए तो एंगल कितना बना, 360 डिग्री का बन गया। जब आधा घूम के आए तो एंगल कितना बना, 180 का बना। जब यहां से आप घूमेंगे तो एंगल 90 बन जाएगा क्या, हाँ या ना। अब देखो जनरल फॉर्मूला कैसा होता है, फॉर्मूला आपको जो याद रखना है, थीटा डिवाइडेड बाय 360, थीटा डिवाइडेड बाय 360 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। अब ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा वो इस एक्सप्लेनेशन से समझना। मान लो मुझे फर्स्ट वाले केस के ये एग्जांपल 1 है, ये एग्जांपल 2 है और ये एग्जांपल 3 है। कभी भी अगर फील्ड कैलकुलेट करना है सेंटर पर, बिकॉज ऑफ एन या बिकॉज ऑफ अ करंट कैरी, because of a current carrying circular arc, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क के कारण अगर सी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है, एग्जांपल 1 में, एग्जांपल 1 में पूरा पूरा जब लूप घूम जाते हैं तो थीटा 360 बनता है क्या, 360 कैंसिल कर दोगे तो म्यू नॉट आई बाय 2 आना चाहिए था, ये तो आया था सर, बिल्कुल। यहां पर एंगल 180 घूमेगा, अगर यहां पर एंगल 180 घूमे तो 180 डिवाइडेड बाय 360, ये 1/2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, b का आधा हो गया क्या, इतना पूरा। देखो ये पूरा वैल्यू जो है, ये जो मैंने रेड से दिखाया है, यही पूरा b है क्या। अब यहां पर अगर 180 प्लेस करोगे तो 180 अपॉन 360 b, तो ये b/2 हो गया। उस वाले में जब आप प्लेस करोगे तो 90/360 1/4 हो गया, मतलब b/4 हो गया क्या। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो जनरल आर्क के लिए आपको याद रखना है। किस तरह का डायग्राम है, मान लो मैं ऐसा बोलूं कि करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है, इस तरह से एक करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस है r और इसने कुछ तो एंगल थीटा सबटेंड किया है, इसने कुछ तो एंगल थीटा सबटेंड किया और मुझे सेंटर c पर इस करंट कैरिंग आर्क के कारण, आर्क का मतलब सर्कल का टुकड़ा, सर्कल का टुकड़ा को हम क्या बोल रहे हैं, आर्क। इस करंट कैरिंग आर्क के कारण अगर मुझे सी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना होता तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। बात समझ में आया है क्या। अब जितना बड़ा तुम आर्क का सेगमेंट लोगे उतना ज्यादा फील्ड का वैल्यू मिलेगा। तो अपने को क्या क्या याद रखना है, एक तो इससे पहले वाले लेक्चर में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बता दिया था, आज वाले लेक्चर में मैंने सर्कुलर लूप इंट्रोड्यूस किया है।
अब सर्कुलर लूप के कारण फ्री लाइंस मैंने दिखाया, एक्सपेरिमेंट से मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट है, तभी वो जो आयरन फिलिंग्स थे वो खुद को अरेंज कर रहे थे। अच्छा, अब उसके बाद हमें याद क्या रखना है कि सेंटर ऑफ द लूप पर, हमें याद रखना है कि सेंटर ऑफ द लूप पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके कारण से सेंटर पे फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। फॉर्मूला कहां से आया, किसने लाया, ये नहीं सोचना, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला में कुछ एडवांसमेंट करेंगे। ये फॉर्मूला पूरे लूप के लिए है। अब हमेशा पूरा सर्कुलर लूप मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर पूरा सर्कुलर लूप नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक आर्क मिलेगा। अगर सिर्फ एक आर्क मिलेगा तो आर्क के केस में किस तरह से फाइंड करेंगे? तो थीटा अपॉन 360 म्यू नॉट आई अपॉन 2r से यूज करके फाइंड करेंगे। डायरेक्शन के राइट हैंड थंब रूल इन डिफरेंट वे। जैसे इससे पहले वाले में थंब स्ट्रेट रख के कर्लिंग फिंगर्स मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन बताते थे। किस वाले केस में? स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर में। सेकंड वाले केस में करंट घूम रहा है, मतलब कर्लिंग फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में रख देना, थंब जो होगा वो तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना? तो इतना ही रहने देते हैं आज के लेक्चर में। इसको और इसके पहले वाले लेक्चर को मिला के नेक्स्ट वाले क्लास में क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर सोलेनॉइड पे बात करेंगे। ठीक है, चलो इतना ही रहने देते हैं आज।